कभी भारतीय क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर रही बायजूस, अब उसकी मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कंपनी पहले से ही भारी कर्ज में डूबी हुई है। कभी करीबन 2 लाख करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी की वैल्यूएशन अब कथित तौर पर फिलहाल 2000 करोड़ रुपए से भी कम रह गई है। कंपनी के वही खातों का बुरा हाल है। ईडी की जांच चल रही है। बायजूस की परेशानी का आलम यह है कि कुछ समय पहले ही कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन को कंपनी का खर्चा चलाने के लिए अपने घरों को भी गिरवी रखना पड़ा था। 22 फरवरी 2024 को ईडी ने बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। लेकिन अब खबर आई है कि बायजूस के कुछ निवेशकों ने कंपनी पर मुकदमा दायर कर दिया है और अब फाउंडर बायजू रविंद्रन की जगह किसी और के हाथ में कंपनी की बागडोर सौंपने की जोर आजमाइश चल रही है। इतना ही नहीं, लग रहा है कि बायजूस से आम लोगों का भी भरोसा एकदम उठता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिन बच्चों के माता पिता ने बायजूस का कोर्स खरीदा है, अब वो रिफंड ना मिलने पर बायजूस के दफ्तर से टीवी तक उठा ले गए हैं। आज के खर्चा पानी के इस ताजा बुलेटिन में बायजूस के ताजा संकट पर बहुत विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि बायजूस का संकट आखिर इतना क्यों गहराता जा रहा है, बायजूस के खिलाफ मुकदमे के पीछे की क्या कहानी है, और समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि ये जो एडटेक बूम थी उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और क्या बायजूस की बर्बादी के साथ ही भारत में एडटेक यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों का बुलबुला फूटने की शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉपर डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। देश की सबसे मूल्यवान एडटेक स्टार्टअप कही जाने वाली बायजूस वैसे तो कई महीनों से गहरे संकट में फंसी हुई है, लेकिन अब कंपनी पर संकट के बादल और ज्यादा गहरे और काले हो गए हैं। खबर आई है कि बायजूस के 4 निवेशकों ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी की बेंगलुरु बेंच में कंपनी मैनेजमेंट के खिलाफ उत्पीड़न और मिसमैनेजमेंट का मुकदमा दायर किया है। इन निवेशकों ने कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन को कंपनी चलाने के लिए अयोग्य ठहराने की मांग की है। इसके साथ ही कहा है कि बायजूस का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, साथ ही कंपनी का नया बोर्ड नियुक्त करने की भी मांग की गई है। इन निवेशकों का कहना है कि हाल ही में जारी किए गए राइट्स इशू को भी जीरो घोषित किया जाए। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट कहती है कि एनसीएलटी के सामने गुरुवार 22 फरवरी की शाम एक मुकदमा दायर किया गया है। अब जानते हैं कि ये मुकदमा आखिर दायर किया किसने है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ही याचिका पर टाइगर और आउल वेंचर्स समेत अन्य शेयर होल्डर्स के समर्थन के साथ 4 अन्य निवेशकों प्रोसेस, जीए, सोफिना और पीक एक्सवी के दस्तखत हैं। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि याचिका में हाल ही में समाप्त हुए 20 करोड़ डॉलर यानी रुपए में गिनाएं तो करीबन 1650 करोड़ रुपए के राइट्स इशू को भी अमान्य घोषित करने के साथ साथ ये निर्देश देने की मांग की गई है। इस बीच शुक्रवार 23 फरवरी को बुलाई गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसे ईजीएम भी कहते हैं, उसमें कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन को उनके परिवार के सदस्यों समेत कंपनी से बाहर करने की मांग की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन निवेशकों ने रविंद्रन और उनके फैमिली मेंबर्स को कंपनी से बाहर करने की मांग पर ईजीएम बुलाई थी, उनके पास कंपनी में 30% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। वहीं पर बायजू रविंद्रन, उनकी पत्नी और उनके भाई के पास बायजूस की जो पेरेंट कंपनी है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, उसमें 26.3% हिस्सेदारी है। लेकिन न्यूज वेबसाइट मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के फाउंडर और सीईओ बायजू रविंद्रन और उनकी पत्नी और को फाउंडर दिव्या गोकुलनाथ और रविंद्रन के भाई रिजू रविंद्रन इस एजीएम में शामिल नहीं हुए। हालांकि बायजू रविंद्रन ने पहले ही इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत हासिल कर ली है कि ईजीएम में पास रिजोल्यूशन अंतिम फैसले आने तक लागू नहीं होंगे। रविंद्रन ने कहा है कि इस बैठक में अगर उनका परिवार हिस्सा नहीं लेगा तो उन्हें हटाने की प्रक्रिया अवैध हो जाएगी। उन्होंने शेयर होल्डर्स को जो मेल भेजा है उसमें नियमों का उल्लेख भी किया है। इसमें कहा गया है कि बैठक के समय के आधे घंटे के भीतर कोरम पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो ईजीएम शुरू नहीं हो सकती है। आगे बायजूस से ही दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। बायजूस अपने निवेशकों और बोर्ड मेंबर्स की आपसी खींचतान में कैसे फंसी हुई है ये तो हमने अभी सुना, लेकिन अब कंपनी का कोर्स खरीदने वाले भी जो कस्टमर हैं वो सामने आकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक बच्चे के पेरेंट्स फीस रिफंड न किए जाने से नाराज होकर बायजूस के दफ्तर से टीवी निकालकर घर ले जाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि एक बच्चा और उसके पिता दीवार में लगी टीवी को निकाल रहे हैं और एक महिला भी उनके साथ में खड़ी है। जिस वक्त टीवी निकाली जा रही है उसी दौरान कंपनी का एक कर्मचारी वीडियो बना रहा है। वीडियो में उसकी आवाज सुनाई दे रही है कि रिफंड न मिलने की वजह से ये लोग टीवी निकाल कर ले जा रहे हैं और किसी भी कीमत पर मान नहीं रहे हैं।
वीडियो में लड़के का पिता कहता दिख रहा है कि जब रिफंड हो जाए तो टीवी को घर से ले जाना। दरअसल कभी देश की सबसे मूल्यवान स्टार्टअप रह चुकी बायजूस अब गंभीर वित्तीय संकटों में भी घिर चुकी है। वित्त वर्ष 2022 में बायजू को 8245 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक बायजूस की मार्केट वैल्यूएशन करीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए से घटकर 8300 करोड़ रुपए के आसपास रह गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बायजूस की वैल्यूएशन तो 2000 करोड़ रुपए से भी कम आंकी गई है। कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए अब कंपनी के पास पैसे नहीं बचे हैं। कुछ समय पहले खबर आई थी कि कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन ने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए अपना घर और यहां तक कि परिवार के सदस्यों के घर को भी गिरवी रख दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीबन 100 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए बायजू फाउंडर ने अपने घरों को गिरवी रखा था। हालांकि इस बारे में बायजूस प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। दूसरी तरफ बायजूस पर ईडी का शिकंजा भी कस रहा है। कंपनी पर फेमा के तहत जांच की जा रही है। बीते दिनों ईडी की जांच में सामने आया था कि कंपनी को साल 2011 से 2023 की अवधि में करीबन 28,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल हुआ है। इसके साथ ही कंपनी ने इसी अवधि के दौरान निवेश के नाम पर विदेशों में करीबन 9754 करोड़ रुपए भेजे हैं। इसे लेकर कंपनी के कई परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया था। इसी सिलसिले में 22 फरवरी को कंपनी के फाउंडर रविंद्रन को लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। बायजूस संकट ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि बायजूस भारत का सबसे मूल्यवान स्टार्टअप है। बायजूस को एडटेक स्टार्टअप का पोस्टर बॉय माना जाता है। ऐसे में ये चिंता सताने लगी है कि बायजूस की नाकामी देश के स्टार्टअप सेक्टर पर कितना असर डालेगी। इस बारे में फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली ने बीबीसी हिंदी से बात करते हुए कहा, बायजूस का मॉडल बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गया था। कंपनी ने एक के बाद एक अधिग्रहण शुरू कर दिए थे और निवेशकों ने भी इसमें जमकर पैसे लगाए। कंपनी की वैल्यूएशन भी 22-23 अरब डॉलर के करीबन पहुंच गई थी। लेकिन कंपनी ये भूल गई थी कि उसका जो ऑपरेशन का मॉडल था वो कोविड के दौरान का मॉडल था। कोविड के बाद बच्चों का स्कूल जाना शुरू हो गया और फिजिकल क्लासरूम में पढ़ाई शुरू हो गई। बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ना छोड़ दिया, जबकि कंपनी को लग रहा था कि बच्चे शायद अब कभी स्कूल जाएंगे ही नहीं। ऑनलाइन पढ़ाई कम होते ही कंपनी का घाटा शुरू हो गया। दूसरी ओर इस बीच बायजूस ने अपने ऑपरेशनल खर्चे भी बढ़ा दिए थे। वो आगे कहते हैं, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। भारत में 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। अमेरिका और चीन के बाद भारत में सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कुछ स्टार्टअप चमकते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं। इसी तरह पत्रकार और रिसर्च कंपनी मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के संस्थापक प्रदीप साहा ने भी बीबीसी के साथ बात करते हुए बताया, बायजूस की व्यवस्था में एक दिक्कत थी, उसका रेवेन्यू मॉडल सही नहीं था। बिजनेस मॉडल में भी खामी थी। कंपनी की सेल्स स्ट्रैटेजी भी सही नहीं थी। कंपनी मिस सेलिंग कर रही थी। वो अपनी क्षमता से ज्यादा कंपनियां खरीद रही थी। उन कंपनियों को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, लिहाजा कंपनी ने 1.2 अरब डॉलर का लोन ले लिया और आखिर में वो लोन चुकाने में खुद को नाकाम पाने लगी थी। अब हम समझते हैं कि क्या बायजूस के साथ ही भारत में एडटेक सिस्टम का गुब्बारा फूटने की शुरुआत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना महामारी खत्म होने के बाद से देश भर के स्टार्टअप्स फंडिंग की कमी से जूझ रहे हैं। पैसे की कमी के चलते इन फर्मों ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला है। सबसे पहले बात करते हैं अलख पांडे की अगुवाई वाली, यानी उनकी कंपनी और यूनिकॉर्न बन चुकी एडटेक फिजिक्स वाला की। फिजिक्स वाला ने 31 मार्च 2023 के अपने वित्तीय वर्ष में अपने प्रॉफिट में 91% की भारी गिरावट दर्ज की है। अपने खर्चे बढ़ने से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो वित्त वर्ष 2022-23 में घटकर 8.9 करोड़ रुपए हो गया, जबकि उससे पिछले वाले वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी का यही प्रॉफिट 98.2 करोड़ रुपए था। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का जो टोटल खर्च है वित्त वर्ष 2023 में 671% की भारी वृद्धि के साथ 794.5 करोड़ रुपए हो गया है, जो वित्त वर्ष 2022 में 103.1 करोड़ रुपए था। पिछले साल नवंबर में फिजिक्स वाला ने 100 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। इस फैसले के बाद बायजूस की तरह फिजिक्स वाला भी उन स्टार्टअप्स में शामिल हो गई है जिन्होंने पिछले साल छटनी की है। इसी तरह एक और एडटेक कंपनी है अनअकैडमी। उसने भी पिछले 1 साल के दौरान चौथी बार अपने यहाँ कर्मचारियों की छटनी की थी। कंपनी ने कहा था कि वो 380 कर्मचारियों को निकाल रही है। ये संख्या उसके यहाँ काम करने वाले कुल एम्प्लॉइज का करीबन 12% है। पिछले साल अनअकैडमी ग्रुप के जो को फाउंडर हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ गौरव मुंजाल ने कर्मचारियों को भेजे लेटर में कहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोगों को इस तरह का संदेश भेजना पड़ेगा, मगर हालात ऐसे ही हो गए हैं। हमने अपने मुख्य कारोबार को मुनाफे में रखने के लिए हर मुमकिन उपाय किए हैं, मगर प्रयास नाकाफी रहे हैं। हमें ना चाहते हुए भी कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे।
मुंजाल ने कहा था कि मौजूदा हालात 2 साल पहले के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। उन्होंने कहा था कि 2 साल पहले ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई जोर पकड़ रही थी, जिससे कंपनी का कारोबार उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा था। बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है टॉफलर, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में अनअकैडमी को 2993 करोड़ रुपए का नेट घाटा हुआ था। उससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कंपनी का नुकसान ये 83% तक ज्यादा था। वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी का कुल खर्च 3411 करोड़ रुपए था। नवंबर 2022 में कंपनी ने 350 कर्मचारियों को निकाला था, जबकि 2021 तक भारत के एडिटेक सेक्टर की संभावनाओं को देखते हुए इसे एडिटेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर पेश किया जा रहा था। लेकिन एडिटेक में तबाही की शुरुआत हुई साल 2022 से। 2022 में जब स्कूल खुल गए, पूरी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई के बजाय पारंपरिक तरीके से पढ़ाई दोबारा शुरू हो गई, तो इस सेक्टर को यानी एडिटेक सेक्टर को बहुत तगड़ा झटका लगा। इसके अलावा ग्रोथ के चक्कर में इस सेक्टर में बड़ी तादाद में छोटी बड़ी कंपनियां आ गई थी और सब की सब लगातार घटते ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने के लिए होड़ लगा रही थी। बाजार में हिस्सेदारी की इस निरंतर होड़ से कीमतों और मुनाफों में गिरावट आई। एडिटेक की जो भी स्टार्टअप कंपनियां हैं उनके लिए 2022 में फंडिंग घट करके 20,000 करोड़ से नीचे पहुंच गई और फिर 2023 में फंडिंग में और तेजी से गिरावट आई। 2023 में एडिटेक स्टार्टअप्स के लिए जो फंडिंग थी वो सिमट कर करीबन 2500 करोड़ रुपए रह गई। 2022 में एडिटेक कंपनियों के 14,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। इनमें से आधे से ज्यादा छटनी तो बायजूस, वेदांतु और अनअकैडमी ने मिलकर की। अगले साल छटनी किए गए कर्मचारियों की संख्या और बढ़ गई। बदले हुए माहौल के मुताबिक खुद को ढालने के लिए भारत की एडिटेक यूनिकॉर्न कंपनियों ने ऑफलाइन की पढ़ाई की सेवाएं देनी भी शुरू की। मिसाल के तौर पर बायजूस ने आकाश इंस्टीट्यूट के कोचिंग सेंटरों को 2021 की शुरुआत में खरीदा था। जब 2022 में निवेश में कमी आई तो बायजूस 1 साल के अंदर 200 शहरों में अपने 500 ऑफलाइन केंद्र स्थापित करने की योजना लागू करनी शुरू कर दी। अब ऑफलाइन केंद्र चलाना एडटेक कंपनियों का नया नुस्खा बन गया है ताकि वो भारत में इस सेक्टर में चल रहे उथल पुथल से खुद को बचा सकें। फिजिक्स वाला ने भी 2023 के मिड में ऐलान किया कि वो नई तकनीक से संचालित अपने उन ऑफलाइन सेंटर्स में भारी निवेश का इरादा रखता है जिन्हें विद्यापीठ और पाठशाला कहा जाता है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ऐसे 60 केंद्र खोलने वाली है, ऐसा कहा गया है। अब ब्राइट चैंप्स, अनअकैडमी और वेदांतु जैसी अन्य कंपनियां भी अपनी ऑफलाइन क्षमताओं को बढ़ा रही हैं। लेकिन 2020 से 2023 के बीच भारत के एडिटेक सेक्टर का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी हद तक बुलबुला फूटने के जो मिसाल है उससे सटीक बैठता हुआ नजर आता है। हालांकि विशेषज्ञ इस तरह की आशंकाओं को सिरे से खारिज करते हैं। स्टार्टअप गुरु कहे जाने वाले शरद कोहली बीबीसी से कहते हैं, 1-2 स्टार्टअप कंपनियों के फेल होने को आप पूरे सिस्टम की नाकामी नहीं करार दे सकते। बहुत सारे कामयाब स्टार्टअप्स हैं जो भारत और उसके बाहर भी अपना नाम बना रहे हैं। प्रदीप साहा का भी मानना है कि भारत में स्टार्टअप सिस्टम फेल नहीं हो रहा है, वहीं स्टार्टअप कंपनियां फेल हो रही हैं जिनका बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि स्टार्टअप्स के लिए ये चुनौतियों का दौर है। दुनिया भर में फंडिंग की समस्या आ रही है। कई ऐसी चीजें हैं जिनसे स्टार्टअप्स कंपनियां प्रभावित हो रही हैं। साहा आगे कहते हैं, पेटीएम और बायजूस की नाकामी को देखकर आप ऐसा नहीं कह सकते कि भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम फेल हो रहा है। पेटीएम और बायजूस जैसी स्टार्टअप कंपनियों ने गलती की है। इनके फाउंडर्स को इसे स्वीकार करके उन्हें सुधारना चाहिए। इस सेक्टर के नए लोगों को इतिहास से सबक लेना चाहिए। ये था आज का खर्चा पानी। बायजूस को लेकर अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप खर्चा पानी का 777वां और 781वां एपिसोड भी देख सकते हैं। इन एपिसोड में भी हमने बायजूस संकट की पूरी कहानी के बारे में और डिटेल से अलग अलग पहलुओं पर बात की है। इस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।